हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में पाश्चात्य समाजशास्त्र से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। ये इससे संबंधित दूसरी क्लास है। क्लास शुरू हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे जुड़ी हुई जानकारी को प्राप्त करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर मैसेज कर सकते हैं। कोई भी जानकारी इससे जुड़ी चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये सारे आपको टॉपिक्स इन नोट्स में दिए गए हैं, प्रोवाइड कराए गए हैं। वन लाइनर वाले भी नोट्स आपको दिए गए हैं, प्रोवाइड कराए गए हैं। और ये समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं की, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, पीजीडी का हो, सेट का हो, स्टेट का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर या अदर्स कोई भी एग्जाम से जो कि समाजशास्त्र से संबंधित है उनके लिए महत्वपूर्ण है। बात की जाए मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के फर्स्ट पेपर जीएस के प्रैक्टिस सेट की, तो इस प्रैक्टिस सेट में टोटल आपको 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे। और प्रश्नों की बात की जाए तो इसमें प्रश्न 750 शामिल है, जिसका प्राइस है 120 रुपए। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस प्रैक्टिस सेट में भी टोटल जो प्रैक्टिस सेट है ये 15 है और इसका प्राइस 99 है। एंड अभी जल्द ही अप्रैल लास्ट तक, ठीक है, लास्ट अप्रैल तक के एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है वो भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कोई भी जानकारी चाहते हैं इससे जुड़ी हुई तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 790-555 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, हर्बर्ट स्पेंसर निम्न में से किससे संबंधित, किससे प्रभावित थे? द वेल्थ ऑफ नेशन, हस्तक्षेप नीति, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? हर्बर्ट स्पेंसर इनमें से किससे प्रभावित थे? द वेल्थ ऑफ नेशन और हस्तक्षेप नीति, ये दोनों से ही हर्बर्ट स्पेंसर प्रभावित थे। और हर्बर्ट स्पेंसर को डार्विन का बुलडॉग कहा जाता है। ठीक है, डार्विन बुलडॉग से कौन संबंधित है, किसे कहा जाता है डार्विन बुलडॉग? तो याद रखिएगा हर्बर्ट स्पेंसर को कहा जाता है, इन्हें याद रखिएगा। इसके अलावा सामाजिक उद्विकासवादी भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, सामाजिक उद्विकासवादी भी इन्हें कहा जाता है। सामाजिक उद्विकास का इनका सिद्धांत रहा है। उद्विकास के अगर पूछा जाए, ठीक है, उद्विकास के जनक, ठीक है, उद्विकास के जनक पूछा जाए तो कौन है? डार्विन है। ठीक है, किसे कहा जाता है उद्विकास का जनक? डार्विन को कहा जाता है। सामाजिक उद्विकास का जनक पूछा जाए, सामाजिक लग गया है, सामाजिक उद्विकास का जनक, तो वहां पर स्पेंसर का नाम आएगा। ठीक है, स्पेंसर का नाम आएगा, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा समाज के स्वरूप की बात की जाए, ठीक है, समाज के स्वरूप की बात करें हम तो जो समाज के स्वरूप है वो इन्होंने, देखिए पहला जो बताया है, पहला इन्होंने सरल समाज बताया है। ठीक है, सरल समाज है। दूसरा जो इन्होंने बताया है सम्मिश्रित समाज है। ठीक है, सम्मिश्रित समाज है, दूसरा समाज का नाम सम्मिश्रित समाज है। तीसरा जो समाज है दोहरे मिश्रित समाज है। ठीक है, दोहरे मिश्रित समाज है तीसरा। और आखिरी में तिहरे मिश्रित समाज की बात करते हैं। ठीक है, तिहरे सम्मिश्रित समाज या मिश्रित समाज, इस तरीके से पूछा जाए, बहुखंडीय समाज करके पूछा जाता है तो वहां पर वो दुर्खीम के द्वारा बताया गया है। यहाँ पर सरल समाज है, सम्मिश्रित समाज है, ठीक है, दोहरे मिश्रित समाज है और तिहरे मिश्रित समाज की बात हो रही है। तो ये समाज के जो स्वरूप है वो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा बताए गए हैं। सामाजिक उद्विकासवादी के नाम से जाने जाते हैं। उद्विकास के जनक में बात की जाए तो डार्विन है, सामाजिक उद्विकास का जनक पूछा जाए तो स्पेंसर हो जाएंगे और स्पेंसर को डार्विन का बुलडॉग कहा जाता है। आगे देखते हैं, प्रश्न है, निम्न में से अगस्त कॉम्ट ने अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में किस अवधारणा को रखा? प्रत्यक्षवाद व त्रिस्तरीय नियम, विज्ञानों का संस्करण, समाजशास्त्र या फिर उपयुक्त सभी। अभी कल वाली क्लास में बताया गया है पॉजिटिव फिलॉसफी में इनमें से किस अवधारणा को दुर्खीम ने अपनी इस पुस्तक में रखा है। सही विकल्प यहां पर क्या होगा?
देखिए, पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक के बारे में बात हो रही है, तो इस पुस्तक में इन्होंने प्रत्यक्षवाद या त्रिस्तरीय जो नियम है, ज्ञान के 3 नियम जो बताए हैं, धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी विज्ञानों का संस्तरण, समाजशास्त्र, इन सभी की बात पॉजिटिव फिलॉसफी में की है अगस्त कॉम्ट के। इसके अलावा सामाजिक स्थैतिकीय इस तरीके से प्रश्न आ जाता है कि समाजशास्त्र का 2 तरीके से विभाजन या समाज के 2 प्रकार, सामाजिक स्थैतिकीय और जो सामाजिक गतिकीय है, वो किसने की है। तो याद रखिएगा, ये जो अपने अगस्त कॉम्टे इन्होंने ही की है, और सामाजिक स्थैतिकी और सामाजिक गतिकी की बात इसी पुस्तक में पॉजिटिव फिलॉसफी में अगस्त कॉम्ट ने की है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक है। ऑप्शंस में है कार्ल मार्क्स, स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, रॉल्फ लिंटन। द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक है? द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? हर्बर्ट स्पेंसर होगा। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर होगा। द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी किसकी है? हर्बर्ट स्पेंसर की है। ठीक है, और ये द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी ये पुस्तक कब आती है? याद रखिएगा 1873 में आती है। द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी 1873 में आती है। एक पुस्तक और है जो कि कई बार पूछी गई है और इम्पोर्टेंट भी है, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, और ये कब आती है? 1875 में। द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी आती है 1873 में, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी आती है 1875 में, और प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी को ही समाजशास्त्र की पहली पाठ्य पुस्तक माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं। प्रश्न है, सामाजिक भौतिकीय पद पर समाजशास्त्र के लिए किसने प्रयोग में लिया? सामाजिक भौतिकीय पद समाजशास्त्र के लिए इनमें से किसने यूज किया है, किसने प्रयोग में किया है? विकल्प में है हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? अगस्त कॉम्ट होगा। ठीक है, अगस्त कॉम्ट है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। सामाजिक भौतिकी, इसका सामाजिक भौतिकी या सोशल फिजिक्स इस शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन इस शब्द का प्रयोग एडोल्फ क्वेटलेट का नाम है, याद रखिएगा, एडोल्फ क्वेटलेट, इनके द्वारा सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया गया था। तो बाद में अगस्त कॉम्ट ने सामाजिक भौतिकी की जगह समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था, और ये कब किया था? 1838 में, 1838 में समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, और एडोल्फ क्वेटलेट ने यूज कर लिया था सोशल फिजिक्स का वर्ड का यूज। तो ये याद रखिएगा, किसके द्वारा हो सकता है पूछ लिया जाए, किसके द्वारा सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसके चलते उन्होंने सामाजिक भौतिकी की जगह समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया। तो नाम क्या है? वैज्ञानिक का एडोल्फ क्वेटलेट है, जिन्होंने प्रयोग किया था सोशल फिजिक्स का। ठीक है, और समाजशास्त्र की बात की जाए तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, ये 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है। एक तो लैटिन भाषा की सोशियस है, जिसका अर्थ होता है समाज, और यूनानी या ग्रीक भाषा के लोगस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है अध्ययन। इस तरीके से दोनों को मिला दे तो समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है? समाज का अध्ययन या समाज का विज्ञान। चलिए आगे चलिए, और यहाँ पर याद रखिएगा 2 भाषाओं के जो भाषाओं से शब्दों के 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो समाजशास्त्र बना है, भाषाएं कौन सी हैं? लैटिन भाषा का सोशियस है और यूनानी या ग्रीक भाषा का लोगस है। ठीक है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है अगस्त कॉम्ट का जन्म वर्ष व देश है। इस तरीके से भी प्रश्न के लिए तैयार रहिए कि किसी की समाजशास्त्री की जन्म कहाँ पर हुआ है, कब हुआ है, कहाँ पर मृत्यु हुई है, किस पुस्तक में कौन से कॉन्सेप्ट की बात की गई है, ठीक है, किससे वे प्रभावित थे, पुस्तकों का जो सही क्रम है प्रकाशन का, ये इस तरीके से लगाने के लिए आता है। आप सोच रहे हो कि पीजीटी का जो पीवाईक्यू आपने देख लिए हैं, जो रिपीट लगभग रहते हैं 60 से या 65%, या मान लीजिए आप 55% मान लीजिए कि पीवाईक्यू से जो रिपीट जो प्रश्न हुए हैं अक्सर पूछे गए हैं, आपने पीवाईक्यू देखे होंगे, तो रिपीट होते रहते हैं। तो ऐसा इस बार नहीं होगा। नए प्रश्नों के लिए आप तैयार रहिएगा कि आपको नए प्रश्न देखने को मिलेंगे। इजी प्रश्न जो होंगे, जो आसान प्रश्न होते हैं, आसान शब्दों में जो दिए होते हैं, वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आपको कीवर्ड को पकड़ना होगा। तो सभी अच्छे से तैयारी करते रहिए। जो भी आपको क्लास में फैक्ट्स बताए जाते हैं उनको नोट कर लिया करिए,
एंड क्लासेस तो होती ही रहेंगी, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो बाकी हैं और उन्हें भी करा दिया जाएगा, ठीक है। रिवीजन भी समय समय पर कराता रहा जाएगा, और अगर कुछ आप टॉपिक्स चाहते हैं जिन पर पर्टिकुलर क्लास हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी यहाँ पर देखिए प्रश्न में पूछा जा रहा है अगस्त कॉम्ट का जन्म वर्ष और देश पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, फ्रांस में 1798 में अगस्त कॉम्ट का जन्म हुआ था, ठीक है। फ्रांस के कहां पर हुआ था, मैचिंग में भी इस तरीके से आता है, मॉन्ट पेलियर करके है, मॉन्ट पेलियर, ठीक है। फ्रांस के मॉन्ट पेलियर में हुआ था अगस्त कॉम्ट का जन्म, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व है, वर्ग और संस्कृति, वर्ग और श्रेणीकरण, अपने आप में वर्ग, अपने आप के लिए वर्ग। मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व क्या है, सही विकल्प यहाँ क्या होगा, अपने आप के लिए वर्ग। दो तरह के वर्ग की बात की थी ना, स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग, वही पूछा जा रहा है, अपने आप के लिए वर्ग यानी स्वयं के लिए वर्ग। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। जब मार्क्स जो पूंजीपति है वो जब श्रमिक वर्ग का शोषण करता है और जिसके चलते हुए श्रमिक वर्ग में चेतना आती है कि पूंजीपति के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए, विद्रोह करना चाहिए, उसका शोषण हो रहा है, तो ये जो श्रमिक वर्ग है जो स्वयं में वर्ग था ये स्वयं के लिए वर्ग बनाता है यहीं पर, और जो आगे जाकर क्रांति का रूप, वर्ग संघर्ष का रूप हमें देखने को मिलता है, जिसके पास मार्क्स कहते हैं कि जब संघर्ष होगा तो उसके बाद एक जो पूंजीपति वाला जो समाज है, इसका पूंजीवादी जो समाज है उसका अंत हो जाएगा और उसकी जगह एक नए समाज का उदय हमें देखने को मिलेगा। इस नए समाज में जो समानता हो, जो असमानता थी वो खत्म हो जाएगी, समानता देखने को मिलेगी, ठीक है। किसी का भी शोषण नहीं होगा, जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है वो भी हमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये जो समाजवाद, इस नए समाज का उदय होने की बात करते हैं, इस नए समाज को वे समाजवाद का नाम देते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है धर्म जनमानस के लिए अफीम है या कथन किसका है, ऑप्शंस में है हीगल, लेनिन, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। धर्म जनमानस के लिए अफीम है या किसका कहना है, यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, धर्म जनमानस के लिए अफीम है या किसका कहना है, कार्ल मार्क्स का कहना है। कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्यों इन्होंने कहा था, इनका कहना था कि जो धर्म है ये व्यक्ति को जो है असमानता और शोषण के लिए जो खिलाफ आवाज है, विद्रोह करना चाहिए, उसको ये कम करता है। इसी वजह से इन्होंने कहा था कि धर्म जनता के लिए, जनमानस के लिए अफीम है, धर्म हृदयहीन का हृदय है। इस तरीके से अभी हायर वाला जो एग्जाम हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर वाला आपका 16 अप्रैल को, उसमें प्रश्न पूछा गया है धर्म हृदयहीन का हृदय है, ये किसके द्वारा कहा गया है, याद रखिएगा कार्ल मार्क्स के द्वारा ये बात कही गई है, धर्म हृदयहीन का हृदय है। धर्म पीड़ित लोगों की आह है, एक बेदिल दुनिया की भावना है, धर्म विहीन स्थितियों की आत्मा है, यह जनसाधारण की अफीम है। ये इस तरीके से इनका स्टेटमेंट है, यह कथन है, तो ध्यान रखिएगा कार्ल मार्क्स के द्वारा ये बात कही गई है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर प्रश्न है कार्ल मार्क्स ने वर्ग निर्माण जिस आधार पर स्वीकार किया है वो क्या है, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा सही है, वर्ग निर्माण का आधार पूछा जा रहा है कार्ल मार्क्स के अनुसार, क्या है, आर्थिक है। अर्थ के आधार पर ही वर्ग को ये परिभाषित करते हैं कार्ल मार्क्स, ठीक है। अर्थ, वर्ग को अर्थ के आधार पर ही परिभाषित करते हैं, और कार्ल मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी भी कहा जाता है, ठीक है, आर्थिक निर्धारणवादी है कार्ल मार्क्स। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है मार्क्स ने समाज में वस्तुपरक रूप से संरचनात्मक आर्थिक असमानताओं की व्याख्या की है। ऑप्शंस देख लीजिए, परिस्थिति के रूप में, संपत्ति समूह के रूप में, वर्ग समूह के रूप में, जाति समूह के रूप में। मार्क्स ने समाज में वस्तुपरक रूप से संरचनात्मक आर्थिक असमानताओं की व्याख्या किस रूप में की है, सही आंसर वर्ग के रूप में होगा, वर्ग के रूप में, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है मार्क्स की छोटे पूंजीपति की सोच है कि ये है एकीकृत वर्ग, अपने आप में वर्ग, संक्रामी वर्ग, या फिर अपने आप के लिए वर्ग। सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा,
सही यहाँ पर हो जाएगा अपने आप में वर्ग, स्वयं में वर्ग, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और पूंजीवादी समाज में याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स पूंजीवादी समाज में 3 वर्ग की बात करते हैं। ये 3 वर्ग कौन कौन से हैं? पूंजीवादी समाज में जिस 3 वर्ग की बात करते हैं, पहला जो है भूस्वामी है, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा? भूस्वामी है। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा हो जाएगा पूंजीपति। तीसरा हो जाएगा श्रमिक वर्ग, ठीक है। श्रमिक वर्ग, पूंजीपति वर्ग और भूस्वामी वर्ग, ये 3 वर्ग पूंजीवादी समाज में कार्ल मार्क्स के द्वारा बताए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास किया था? गुरनाम रिडॉल, अगस्त कॉम्ट, सोरोकिन, रेमेंडफर्थ, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास किसके द्वारा किया गया? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? अगस्त कॉम्ट, ठीक है। अगस्त कॉम्ट होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, 1818 ईस्वी के पूर्व समाजशास्त्र जाना जाता था? सामाजिक रसायन, सामाजिक अर्थशास्त्र, सामाजिक भौतिकी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 1818 के पहले समाजशास्त्र किस नाम से जाना जाता था? सामाजिक भौतिकी अभी आपको बताया गया, ठीक है। 1800 यहाँ पर 38 कर लीजिए, 1838, ठीक है। 1838 के पूर्व समाजशास्त्र जाना जाता था सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स के नाम से, ठीक है। एडोल्फ क्वेटलेट के द्वारा ये शब्द यूज कर लिया गया था, याद रखिएगा, एडोल्फ क्वेटलेट, ठीक है। क्वेटलेट है, इनके द्वारा ये नाम सोशल फिजिक्स का यूज कर लिया गया था, जिसके पश्चात अगस्त कॉम्ट ने 1838 में समाजशास्त्र का नाम दिया था। एडोल्फ क्वेटलेट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, सोशियोलॉजी शब्द की रचना के पूर्व अगस्त कॉम्ट ने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया था? सोशल बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, केमिस्ट्री, सोशल फिजिक्स। सामाजिक भौतिकी उसे क्या कहेंगे हम? सोशल फिजिक्स कहेंगे। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। विकल्प डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष में किन 2 वर्गों के बीच संघर्ष होता है? पूंजीपति एवं सर्वहारा वर्ग के बीच, शासक एवं शासित के बीच, शिक्षित एवं अशिक्षित के बीच, मालिक एवं मजदूर के बीच। मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष में किन 2 वर्गों के बीच संघर्ष होता है? किन 2 वर्गों के बीच में मार्क्स ने संघर्ष की बात की है, वर्ग संघर्ष की? पूंजीपति और सर्वहारा। पूंजीपति के पास क्या है? उत्पादन के साधन, उत्पादन की शक्तियों पर जो नियंत्रण है वो पूंजीपति के पास है। सर्वहारा के पास इनका अभाव है, इन सभी का, उसके पास सिर्फ श्रम है, ठीक है। जो शारीरिक श्रम है वो सिर्फ सर्वहारा वर्ग के पास है, जिसका फायदा उठाता है पूंजीपति। उसे कई कई 8-8 10-10 घंटे तक काम लेता है, जो उसका मेहनताना बनता है वो श्रमिक को नहीं देता है पूंजीपति। सरप्लस जो वैल्यू है, अतिरिक्त मूल्य का जो लाभ है, वो भी अकेले पूंजीपति ही लेता है, सर्वहारा को इससे वंचित रखता है। एक तरीके से वो उसका शोषण करता है। और जो ये श्रमिक का जो वर्ग है, स्वयं में वर्ग है, धीरे धीरे जब उसके प्रति उसमें चेतना आती है कि पूंजीपति के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, तो जब उसमें चेतना आती है तो ये जो श्रमिक वर्ग स्वयं में वर्ग है, ये स्वयं के लिए वर्ग का निर्माण करता है और पूंजीपति के खिलाफ आवाज उठाता है। क्रांति की बात करते हैं, मार्क्स कहते हैं कि क्रांति होगी, वर्ग संघर्ष देखने को हमें मिलेगा और इस पूंजीवादी समाज का क्या होगा, इसमें पूंजीपति की क्या होगी, हार होगी और श्रमिक वर्ग जीतेगा। और ऐसे समाज, जो पूंजीवादी समाज, उसका अंत हो जाएगा और एक नए समाज का हमें उदय देखने को मिलेगा। एक नए समाज का जन्म होगा जिस समाज में असमानता नहीं होगी, सभी समान होंगे, वर्ग की अवधारणा नहीं देखने को मिलेगी। वर्ग नहीं होगा तो शोषण हमें देखने को नहीं मिलेगा। और इस नए समाज को कार्ल मार्क्स समाजवाद के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। और एक इनका स्टेटमेंट आता है, क्रांतियां इतिहास की इंजन है। क्रांतियां इतिहास की इंजन है, यह किसका कहना है? कार्ल मार्क्स का कहना है। यह बात याद रखिएगा, गरीबी का कारण शोषण है, ना कि अभाव, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। गरीबी का कारण शोषण है, ना कि अभाव, ये किसका कहना है? कार्ल मार्क्स का कहना है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है अगस्कॉम ने किस वर्ष सामाजिक भौतिकी का दूसरा नाम समाजशास्त्र रखा? ऑप्शंस में देखिए यहाँ पर 1818 है, 1857, 1838 और 1837 यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर सही क्या होगा? 1838 में दिया था, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है मार्क्स की विचारधारा के अनुसार पूंजीवाद से समाजवाद में परिवर्तन निम्न में से किसके द्वारा आएगा? उत्पादन के साधनों में क्रांति, उत्पादन प्रक्रिया का युक्तिकरण, मध्यम वर्ग का लुप्त होना या फिर अभिजात वर्ग में क्रांति। मार्क्स की विचारधारा के अनुसार पूंजीवाद से समाजवाद में परिवर्तन निम्न में से किसके द्वारा आएगा? उत्पादन के साधनों में क्रांति से। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न है पूंजीवाद में अलगाव के अवयव हैं उत्पादन गतिविधि, उत्पादन, सहकर्मी श्रमिक, मानवीय सामर्थ्य। सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर होगा। और कार्ल मार्क्स अलगाव के 4 चरण बताते हैं। ठीक है, कितने चरण बताते हैं? 4 चरण बताते हैं। पहला जो ये बताते हैं, ये तो पहला उत्पादन प्रक्रिया से अलगाव की बात करते हैं। ठीक है, उत्पादन प्रक्रिया से। दूसरा ये जो बताते हैं, ये उत्पादन से बताते हैं। पहला उत्पादन प्रक्रिया से, दूसरा उत्पादन से बताते हैं। तीसरे की अगर हम बात करें, स्वयं से अलगाव की बात करते हैं। ठीक है, तीसरा जो बताते हैं ये स्वयं से बताते हैं। ठीक है, तीसरा स्वयं से बताते हैं और जो सहकर्मी है श्रमिक उनसे भी बताते हैं। ठीक है, ये अलगाव के जो प्रकार है, ये उत्पादन है, यहाँ पर क्या हो गया? स्वयं से अलगाव है। और तीसरा जो चौथा है, ये मालिक से बताते हैं। ठीक है, प्रतिस्पर्धा के कारण जो आएगा अलगाव, मालिक से, स्वयं से, उत्पादन से और उत्पादन प्रक्रिया से। ये 4 चरण हैं जो कि अलगाव के कार्ल मार्क्स के द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, और अलगाव इन्होंने कहा था, कार्ल मार्क्स ने, अलगाव सार्वभौमिक है। ठीक है, अलगाव सार्वभौमिक प्रक्रिया या अलगाव सभी समाजों की विशेषता है, सभी समाजों में हमें देखने को मिलता है। लेकिन इनका कहना था कि अलगाव सभी समाजों में तो हमें देखने को मिलता है, लेकिन जो औद्योगिक समाज है वहां पर जो अलगाव की सीमा है वो चरम रूप में हमें देखने को मिलती है। अलगाव सभी समाज में हमें देखने को मिलता है, पर मुख्यतः ये औद्योगिक समाज में हमें अपने चरम रूप में देखने को मिलता है। ये बात कार्ल मार्क्स के द्वारा कही गई है। आगे देखते हैं। प्रश्न है किसने सामाजिक उद्विकास के आर्थिक निर्णयवाद का सिद्धांत दिया है? कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, कार्ल मैनहीम, सोरोकिन यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सामाजिक उद्विकास के आर्थिक निर्णयवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? सही यहाँ पर विकल्प हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जिन्हें आर्थिक निर्धारणवादी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, आर्थिक निर्धारणवादी किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। इन्होंने वर्ग की जो वर्ग को परिभाषित किया है वो अर्थ के आधार पर ही किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है हर्बर्ट स्पेंसर का नाम इससे संबंधित, ये गलत है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए। औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण के लिए किसने किया? अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, मैक्स वेबर, स्पेंसर यहाँ पर विकल्प है। औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण के लिए इनमें से किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया था। 2 तरह के समाज की बात बताई थी हर्बर्ट स्पेंसर ने। एक तो सैनिक समाज या शिकारी समाज, ठीक है, सैनिक या शिकारी समाज है, और जो दूसरा है ये औद्योगिक समाज है। दूसरा क्या हो जाएगा? औद्योगिक समाज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है हीगल और मार्क्स दोनों ने निम्न में से कौन सी अध्ययन पद्धति प्रयुक्त की? आदर्शवाद, भौतिक शास्त्र, साम्यवाद, द्वंद्ववाद। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। हीगल और मार्क्स दोनों ने निम्न में से कौन सी अध्ययन पद्धति प्रयुक्त की है? कौन सा विकल्प होगा यहाँ पर? द्वंद्ववाद। द्वंद्ववाद यानी कि विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है समाज का कौन सा सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित किया गया है? उद्विकासीय सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत, संघर्ष का सिद्धांत या फिर विकल्प बी और सी दोनों। इनमें से कौन सा समाज का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया है? सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? उद्विकासीय सिद्धांत। ठीक है, उद्विकासीय सिद्धांतों का प्रकारवाद की बात, प्रकार की बात या फंक्शंस की अगर हम बात करें तो वो स्पेंसर द्वारा सबसे पहले की गई थी, लेकिन व्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से
प्रकारवाद की बात स्पेंसर ने नहीं की थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। सबसे पहले पूछा जाए तो हाँ स्पेंसर ने किया था, लेकिन सिद्धांत कोई नहीं दिया था सिस्टमैटिक, ठीक है, व्यवस्थित तरीके से सिद्धांत स्पेंसर द्वारा नहीं दिया गया। यहाँ पर केवल उनका उद्विकासीय सिद्धांत ही माना जाएगा, गलत मत करिएगा, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, इंग्लैंड के एक विख्यात समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक प्रकार से की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव एवं विकास की व्याख्या की है। निम्न में से वह कौन है? विकल्प में यहाँ पर टीबी बोटोमोर है, स्पेंसर है, वेबर है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इंग्लैंड के एक विख्यात समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक प्रकार से की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव एवं विकास की व्याख्या की है। सही विकल्प यहां पर क्या होगा? सही होगा हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर होगा। और हर्बर्ट स्पेंसर को डार्विन का बुलडॉग कहा जाता है, इस नाम से पुकारा जाता है। डार्विन बुलडॉग किसे कहा जाता है? ठीक है, स्पेंसर को। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, समाज की संरचना की बात कहने वाले प्रथम विचारक थे डार्विन, स्पेंसर, दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, यहाँ पर विकल्प है। सही आंसर क्या होगा? समाज की संरचना की बात या सामाजिक संरचना की बात करने वाले पहले विचारक कौन है? किसने सबसे पहले सामाजिक संरचना की बात की थी? चलिए, और ये आपको जो प्रश्नों का जो स्तर है, ठीक है, ये समझने के लिए है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं आसान भाषा में, तो इस तरीके से ये भूल जाइएगा, ये भ्रम में मत रहिएगा कि पेपर में आपको ऐसे इजी देखने को मिलेगा, ठीक है। कीवर्ड्स आपको पकड़ने पड़ेंगे। यहाँ पर किसके द्वारा की गई थी? स्पेंसर के द्वारा की गई थी, ठीक है। सामाजिक संरचना की बात स्पेंसर द्वारा की गई थी सबसे पहले, और सामाजिक संरचना की तुलना मानवीय शरीर से की थी स्पेंसर ने, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सामाजिक संरचना में सामाजिक संस्थाओं के अध्ययनों में सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा का प्रयोग किस सामाजिक दार्शनिक ने किया? पैरेटो, अगस्टकॉम्ट, दुर्खेम, स्पेंसर, यहाँ पर ऑप्शंस है। सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संस्थाओं के अध्ययनों में सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा का प्रयोग किस सामाजिक दार्शनिक ने किया है? कौन सा विकल्प होगा सही? स्पेंसर। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, जब तक सामाजिक व्यवस्था का प्राकृतिक नियमों में विश्वास पर सहमति नहीं होती तब तक रूप से समाजशास्त्र स्वीकार नहीं हो सकता। समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की उत्पत्ति के बारे में यह किसका कथन है? विकल्प में है हीगल, सोरोकिन, स्पेंसर, मैक्स वेबर। जब तक सामाजिक व्यवस्था का प्राकृतिक नियमों में विश्वास पर सहमति नहीं होती तब तक समाजशास्त्र स्वीकार नहीं हो सकता। समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की उत्पत्ति के बारे में यह किसका कथन है? सही विकल्प यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर होगा, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने समाज के अध्ययन में बुर्जुआ और सर्वहारा पदों का प्रयोग किया है? सोरोकिन, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, पैरेटो, यहाँ पर ऑप्शंस है। समाज के अध्ययन में बुर्जुआ और सर्वहारा पदों का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया है, ठीक है, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम मार्क्स की बात करें, अब यहाँ पर सर्वहारा शब्द आ ही गया है, तो इनकी एक अवधारणा है सर्वहाराकरण की। बुर्जुआकरण से संबंधित आपने कई बार कॉन्सेप्ट भी देखे हैं, स्टेटमेंट में दिया गया है या डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पूछ लिया गया है किसकी अवधारणा है। सर्वहाराकरण की बात की जाए तो ये जो अवधारणा है ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, किसे हम कहेंगे सर्वहाराकरण है क्या? तो जो मध्यम वर्ग है, ठीक है, मध्यम वर्ग है जिसमें निम्न वर्ग की हमें विशेषताएं, उनके जो लाइफ स्टाइल है वो हमें मध्यम वर्ग में जब देखने को मिल जाते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं? सर्वहाराकरण कहते हैं। मध्यम वर्ग में जब निम्न वर्ग की विशेषताएं, जीवन शैली देखने को मिलती है तो इसे हम सर्वहाराकरण कहते हैं। और सर्वहाराकरण को ही मार्क्स ने दरिद्रीकरण भी कहा है, ठीक है। दरिद्रीकरण याद रखिएगा, हो सकता है दरिद्रीकरण ही पूछ लिया जाए कि यह अवधारणा किसकी है, तो याद रखिएगा किसकी अवधारणा है? कार्ल मार्क्स की अवधारणा है, ठीक है। और पतित बुर्जुआ, सर्वहाराकरण की बात आई है तो याद रखिएगा पतित बुर्जुआ की अवधारणा भी ऐसे दी गई है, ठीक है, इनके द्वारा ही दी गई है। पतित बुर्जुआ की अवधारणा भी कार्ल मार्क्स ने दी है। इसमें क्या आ जाएंगे? छोटे पूंजीपति आ जाएंगे, ठीक है, छोटे पूंजीपति आ जाएंगे। अब छोटे पूंजीपति में क्या कौन आ जाएंगे? दुकानदार आ जाएंगे, ठीक है,
जो ठेले लगाते हैं वो आ जाएंगे, ठीक है, ठेले वाले दुकानदार जो है ये सभी इसमें पतित बुर्जुआ में आ जाएंगे, ठीक है। ये छोटी पूंजीपति हम इसे हम कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने कहा है कि प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है? विकल्प में है यहाँ पर मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, डेरेनड्रॉफ। प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है या किसका कहना है? अब देखिए यहाँ पर प्रतिस्पर्धा की बात आ रही है, तो प्रतिस्पर्धा क्या है? एक असहयोगी, ठीक है, बताया गया है सोशल प्रोसेस वाली जब क्लास हुई थी, तो प्रतिस्पर्धा कैसी प्रक्रिया है? असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। प्रतिस्पर्धा असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो प्रतिस्पर्धा है, ठीक है, प्रतिस्पर्धा को जो प्रतियोगिता है उसको शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा था? मैक्स वेबर ने, ठीक है, मैक्स वेबर ने कहा था। ठीक है, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा था? मैक्स वेबर ने कहा था। यहाँ पर प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा को पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता कार्ल मार्क्स ने कहा है। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसने पूंजीवादी समाज का 3 वर्गों में विभाजन किया है? भूस्वामी, पूंजीपति और श्रमिक। विकल्प में है डेनियल लर्नर, कार्ल मार्क्स, पार्सन्स, एडम स्मिथ। डेनियल लर्नर, कार्ल मार्क्स, पार्सन्स, एडम स्मिथ यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूंजीवादी समाज में 3 वर्गों की बात भूस्वामी, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग किसके द्वारा बताए गए हैं? कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स ने बताए हैं। विकल्प बी यहाँ पर होगा सही। आखिरी प्रश्न है, यह तर्क किसका है कि भौतिक अस्तित्व की आवश्यकता ही समाज का आधार है? भौतिक अस्तित्व की आवश्यकता ही समाज का आधार है या किसका कहना है? अल्थ्यूजर, मार्क्स, स्पेंसर, एडम स्टॉफ यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही आंसर यहाँ पर मार्क्स हो जाएगा, ठीक है, मार्क्स हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।